नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी का बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस प्रकार की है, आईपीओ में कितना पैसा लगेगा, वैल्यूएशन कैसी है, आईपीओ का पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, सब कुछ आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। और वीडियो के आखिर में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ 12 अगस्त 2026 से ओपन हो चुका है और 14 अगस्त 2026 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 271 रुपये से लेकर 285 रुपये प्रति शेयर रखा है। इस आईपीओ का लोड साइज 52 शेयर है, यानी अगर आप अपर प्राइस बैंड 285 पर एक लोड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 52 गुणा 285 14,820 रुपये की ज़रूरत होगी। इस आईपीओ का कुल इशू साइज करीब 302 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड होंगे। यह कंपनी दोस्तों आईपीओ के माध्यम से 302 करोड़ रुपए लेना चाहती है। उन 302 करोड़ रुपए का कंपनी क्या कार्य करेगी, किस प्रकार से उसको यूज करेगी, वो सारी जानकारी भी आप लोग को इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, किस प्रकार का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कि आप लोग को बता दूं, बिहारी लाल इंजीनियरिंग कंपनी मुख्य रूप से आयरन और स्टील इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के बिजनेस में कार्य करती है। कंपनी अलाव स्टील प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, कॉस्टिंग और मेटल रो जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इनका इस्तेमाल स्टील, पावर, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में होता है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में है। कंपनी का जो भी दोस्तों प्लांट है वो पंजाब के अंदर मंडी गोविंदगढ़ में है। यानी कंपनी की शुरुआत 1995 से ही बिजनेस में है। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। दोस्तों किसी भी आईपीओ में सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं तो ये देखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से डिसाइड किया जाता है कि कंपनी में बिड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग के फाइनेंशियल नंबर में पिछले कुछ वर्षों से अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 462.9 करोड़ रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 446.1 करोड़ रहा था। इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 507.9 करोड़ पहुंच रहा है। इनका प्रॉफिट किस प्रकार से रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 28.8 करोड़ रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह करीब 35.8 करोड़ रहा था। इसी प्रकार से फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 53 करोड़ हो गया है। यहाँ पर दोस्तों यदि आप लोग देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट में काफ़ी तेज़ ग्रोथ रही है। प्रॉफिट में दोस्तों कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की है। इनके ईबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 10.66% था, क्योंकि दोस्तों बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 16% हो चुका है। यह दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डेप्ट की बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना डेप्ट है, जो कि दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्योंकि दोस्तों कंपनी के कर्जे के बारे में भी हम लोग को एक जानकारी होना चाहिए। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 0.53 था। 2024 में यह घटकर करीब 0.21 हुआ। 2025 में यह सिर्फ 0.03 रह गया है। मतलब कंपनी ने अपने डेप्ट को काफ़ी कम कर लिया है। ये दोस्तों कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। ये इसके अलावा कंपनी का 2025 में आरओसी करीब 28% बताया गया है और आरओई करीब 24% बताया गया है। इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर और फंडामेंटल को देखकर कंपनी में कई सारे पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देते हैं।
अब सवाल आता है कि आईपीओ का पैसा कहाँ जाएगा, आईपीओ का पैसा किस जगह इस्तेमाल होगा, जो कि दोस्तों 302 करोड़ रुपए का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, इन 302 करोड़ रुपए का कंपनी क्या कार्य करेगी, किस जगह इस पैसे का इन्वेस्ट करेगी, इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं। आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस भी शामिल है। फ्रेश इशू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, कारपोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन आप लोग के लिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ओएफएस से मिलने वाला पैसा कंपनी के बिजनेस में नहीं लगाया जाता है। ओएफएक्स में एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर अपना शेयर बेचते हैं और उस हिस्से का पैसा सेलिंग शेयर होल्डर को मिलता है। जो भी दोस्तों कंपनी के अंदर कुछ पहले से ही शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर भी अपना इसमें कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, उसको दोस्तों ओएफएक्स बोला जाता है। टोटल 302 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें ओएफएक्स भी हैं। ओएफएक्स का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि ओएफएक्स कितने करोड़ का है और फ्रेश इशू कितने करोड़ का है, तो उसका जवाब भी आप लोग को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 285 पर आईपीओ महंगा है या सस्ता है। दोस्तों यही वह पॉइंट है जहां आईपीओ की असली एनालिसिस शुरू होती है। कंपनी के पुराने फाइनेंशियल के आधार पर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्क्रेचेज नज़र नहीं आता है, लेकिन आईपीओ में वैल्यूएशन और कॉम्पिटिटर और लेटेस्ट अर्निंग के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का बिजनेस दोस्तों स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कंपनी दोस्तों स्टील और इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट बनाती है। सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत है कि डिमांड बढ़ने पर कंपनी को अच्छा फ़ायदा होता है। यदि कंपनी को स्टील से संबंधित ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दूसरी तरफ स्टील और रॉ मटेरियल प्राइस में उतार चढ़ाव होने पर मार्जिन में दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल नंबर के साथ इंडस्ट्री रिस्क को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग को ये देख लेना चाहिए कि कंपनी किस प्रकार का कार्य करती है, इस प्रकार के कार्य में कंपनी को क्या घाटा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जीएमपी के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जीएमपी आईपीओ की संभावित लिस्टिंग के बारे में मार्केट सेंटीमेंट का एक अनऑफिशियल संकेत देता है, लेकिन दोस्तों जीएमपी को ऑफिशियल डाटा नहीं माना जाता है। यह कभी भी घटाया और बढ़ाया जा सकता है और जीएमपी के आधार पर लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीएमपी देखकर आईपीओ में पैसा लगा रहा है तो यह सही स्ट्रेटजी नहीं है। आप लोग को दोस्तों जीएमपी को देख के पैसा नहीं लगाना है। पहले आप लोग कंपनी के फंडामेंटल देखें, उसके बाद आप लोग जीएमपी को सिर्फ एडिशनल इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की। पहला पॉइंट, कंपनी 1995 से बिजनेस कर रही है। दूसरा पॉइंट, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा पॉइंट, कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। तीसरा पॉइंट, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहे हैं। चौथा पॉइंट, कंपनी के डेप्थ और पीईटी मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पांचवा पॉइंट, कंपनी का डेप्थ काफ़ी कम है। छठा पॉइंट, कंपनी के आरओई और आरओसीई बहुत अच्छे लेवल पर हैं। और सातवां पॉइंट, कंपनी से जो मिलने वाला फ्रेश कैपिटल का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने में लगाएगी। इसी के साथ कंपनी के कुछ रिस्क वाले पॉइंट भी हैं जो कि आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला रिस्की पॉइंट स्टील इंडस्ट्री और साइकिल नेचर है, जो कि इंडिया के अंदर स्टील से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यदि उनसे हम कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी बहुत छोटी है। दूसरा रिस्की पॉइंट है रॉ मटेरियल प्राइस में उतार चढ़ाव। दोस्तों रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कंपनी का बिजनेस इंडस्ट्री सेक्टर और डिमांड पर निर्भर करता है। यदि कंपनी को डिमांड नहीं मिलेगी तो कंपनी का बिजनेस पिट जाएगा। चौथा रिस्क है आईपीओ और एफएसओ का बड़ा हिस्सा। दोस्तों इसमें आईपीओ और एफएसओ का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ लिस्टिंग गेन के चक्कर के बिना एनालिसिस के पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यह कंपनी 302 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है, जिसको दोस्तों दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के तहत कंपनी 93 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। दूसरा पार्ट है ओएफएस, जिसमें दोस्तों 209 करोड़ रुपए का आईपीओ कंपनी लेकर आ रही है। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू का पैसा ही दोस्तों बचेगा, जो कि दोस्तों 93 करोड़ रुपए है। कंपनी मात्र और मात्र जो भी अपने बिजनेस में पैसे को लगाएगी वो मात्र 93 करोड़ रुपए ही लगाएगी। 209 करोड़ रुपए का जो भी ये फंड है ओएफएस, ये कंपनी को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर हैं वो लोग अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, तो ये पैसा 209 करोड़ रुपए उन लोगों के पास जाएगा। कंपनी के पास मात्र और मात्र 93 करोड़ रुपए का पैसा आएगा, जिससे दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो
तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा, इसमें आप लोग को बिड करना है या नहीं करना है। इसकी सलाह दोस्तों आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही लें, उसके बाद ही आप लोग को इसमें बिड करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। इस वीडियो